ऐसी सोच जो सरकार से सवाल करे, जो सरकार से पूछे, वो अब समाज में भी कम होते जा रहे हैं और हर जगह। तो पहली बात तो ये है, लोग अंध तौर पर या तो समर्थन की बात करते हैं और नहीं तो विरोध की बात करते हैं। दूसरी बात है कि आम आदमी के दिमाग में ये बात तो सबके दिमाग में चल रही है कि आखिर क्या वजह है कि 140 करोड़ के मुल्क के अगर उसके पड़ोसी के साथ युद्ध होता है, 3 दिनों तक युद्ध चलता है और उसके सीज फायर का ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, अमेरिका का विदेश मंत्री करता है। क्या कारण है कि भारत और अमेरिका के बीच तमाम 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती है और उसका ऐलान अमेरिका करता है और उस ऐलान के करने के साथ ही ये कहता है कि वो अब भारत रशिया के साथ तेल नहीं खरीदेगा। ये भी ऐलान करता है, ट्रेड डील के जो भी पॉइंट्स है उसका ऐलान वही करता है और हमारे जो मंत्री है, हमारी सरकार उसको आकर के पुष्टि करती है। और क्या कारण है कि 140 करोड़ का मुल्क जब इस समय दुनिया की 25% जमीन पर युद्ध हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि अमेरिका की तरफ से ये घोषणा की जा रही है कि हम भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए 5 मार्च से पहले रूसी जहाजों पर जो कच्चे तेल लोड किए जा चुके होंगे वो 4 अप्रैल तक भारत की तेल कंपनियां वो तेल खरीद सकती है। इस तरह से डिक्टेट करेगा टर्म्स अमेरिका और पूरी दुनिया को ये बताएगा, सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर आकर के पूरी दुनिया को बताएगा कि हमने भारत को कह दिया है कि वो 29-30 दिनों के लिए रशिया से तेल खरीद लें। और ये अभी टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी ये अस्थायी छूट दी जा रही है। अभी हम देखेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमारी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं मिलती। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से जानकारी मिलती है कि हमारे पास 25 दिनों का भी स्टॉक है। सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिलती है कि पहले हम कितने मीट्रिक टन बैरल खरीद रहे थे तेल, अब हम रशिया से कितना ज्यादा खरीद रहे हैं। सूत्रों से सब जानकारी मिल रही है और वहां सरकारी प्रवक्ता बोल रहा है। फर्क ये है, लोगों के दिमाग में ये सवाल है, भारत की विदेशी नीति बदलते वक्त के साथ बदल रही है, दुनिया का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। भारत अपनी परंपरागत जो नीति है उससे बदली परिस्थितियों में अपनी पोजीशनिंग अलग कर रहा है। अभी उसका शांत रहना और अभी मौके की नजाकत को भाप करके कोई प्रतिक्रिया तात्कालिक न देना, ये उसके दूरगामी विदेश नीति या रणनीति का हिस्सा है। ये क्या चीजें हैं वो अभी सार्वजनिक तौर पर अधिकृत तौर पर सामने नहीं आ रही। खामनेई जो ईरान के और शिया समुदाय के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उनके मरने के बाद भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर उनकी हत्या के बाद अपना विरोध या अपनी संवेदना प्रकट करने में कितने दिन लग गए। आपने देखा कि ईरान की एम्बेसी जाने में विदेश सचिव को कितना दिन लगा, 6 दिन। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लोगों के दिमाग में सवाल है आपने जो पूछा। और बड़ी बात यह है कि 2 दिन के बाद संसद शुरू होगी, संसद में तो बात सामने आएगी, विपक्ष इन बातों को, इन मुद्दों को रखेगा। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि भारत अपनी पोजीशनिंग को, अपनी नीति को बदली परिस्थितियों में बदलता हुआ दिख रहा है, या ये सारा कुछ डिक्टेट और जो अमेरिकन हेजेमोनी जिसको कहते हैं विदेश नीति को जानने वाले लोग, अमेरिकन हेजेमोनी के सामने भारत उसका जूनियर काउंटर पार्ट बनने के लिए तैयार हो गया। ये तमाम सवाल है जो सरकार की तरफ मुंह बाए खड़े हैं और उसे आज नहीं तो कल संसद नई सड़क पर इसका जवाब देना होगा। शुक्रिया राजीव जी। ना विजय शर्मा जी, भारत को विश्व गुरु बनाना है 2047 तक, लेकिन इस वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे बनेंगे हम विश्व गुरु, जबकि हमें अमेरिका के ऑर्डर फॉलो करना है। अमेरिका बताएगा ईरान से तेल नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा रशिया से तेल नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। फिर अमेरिका कहेगा शर्तों के साथ 4 हफ्ते का वक्त है, आप खरीद सकते हैं। इसकी अमेरिका हमें इजाजत देगा। 140 करोड़ भारतीय, 140 करोड़ लोगों के देश को अमेरिका इजाजत देगा, वो डिक्टेट करेगा हमें। आप ये देखिए, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था यूक्रेन के साथ रशिया का, उस दिन हम कितना रशिया से तेल खरीदते थे? है किसी के पास आंकड़ा? 1 से 2% अपनी जो जरूरत थी उसका 1 से 2% खरीदते थे।
उसके बाद में हम 30 से 40% खरीदने लग गए, क्योंकि हमें डिस्काउंट के ऊपर रशिया से तेल मिलता था। और सारी यूरोपियन कंट्री, जितनी यूरोप कंट्री है 27 देश मिलके, और अमेरिका ने बहुत सारा दबाव हमारे ऊपर बनाया था कि आप वहां से तेल ना खरीदें। तो जयशंकर साहब के मैं बयान हूबहू बता देता हूं कि अगर यूरोप अपनी जरूरत की गैस वहां से खरीदता है, जो एक दिन में जितनी खरीद लेता है, हम तो एक महीने में खरीदते हैं। तो इसलिए भारत ने तय करना है कि तेल कहां से खरीदना, कहां से नहीं खरीदना। लेकिन अमेरिका के कहने पर वो तय करेगा। सही पकड़े हैं। भारत तय कर रहा है, अमेरिका तय कर रहा है। ये मैंने आपको जो बताया, शायद आपका दिमाग कहीं हो सकता है कहीं और, आप नहीं, मेरा दिमाग आप ही की तरफ है, मैं इसलिए मेरी तो कह तरफ रहा है। तो हूं। मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया है कि जिस दिन यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन हम 1 से 2% तेल लेते थे। उसके बाद में युद्ध के दौरान हमने 30 से 40% तेल खरीदा और आज तक खरीद रहे हैं। तो अब फिर ये 40,000 हमने कम किया ना, कम नहीं किया, ज्यादा खरीदा है। 2% से 30-40%। अच्छा, अगस्त से लेकर हमने अभी तक कोई गिरावट नहीं की अपनी खरीदी में। मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूँ। 40 नहीं, फिर मैं भी आपको आंकड़े दिखा देता हूं ना कि कैसे अमेरिका से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई थी इसको लेकर। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि वहां पर अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई थी कि हमें रशिया से तेल खरीदने की रिलैक्सेशन हमें दिया जाए। और उसके बाद ये ऑफिशियल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, वहां के जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा है। आपने शायद ट्रम्प साहब के जो आपने बयान नहीं सुने। उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है और तेल आज तक खरीदा जा रहा है। जरा उस पे भी देख लीजिए। नहीं, ट्रम्प साहब के बयान तो हम तब से देख रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। वो वहां अमेरिका में बैठ के कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया। तो यही तय और इस बात को लगातार दोहराते भी हैं। वो वहां से डिक्टेट कर रहा है हमें क्या करना है, किससे सौदा करना है, किससे सौदा नहीं करना है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मकसूद जी वो बार बार अपने बयान बदलते हैं, जरा उस पे भी ध्यान दे लीजिए। वो कभी कहते हैं 3, इस पर भी जरा बोल दीजिएगा। ये अमेरिकी उप विदेश मंत्री हैं क्रिस्टोफर लैंडो। कल दिल्ली में इनका बयान आया है कि हमारे घर में ऐलान ये उनकी तरफ से क्या गया कि हमें वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो गलती 20 साल पहले अमेरिका ने की थी चीन को लेकर, वो भारत के साथ नहीं करेगा वो। मकसूद जी आप बताइए, सरकार हम भारत सरकार चलाते हैं या अमेरिका सरकार चलाते हैं? किसी देश का रुख हमारे प्रति क्या है वो तय करेंगे, हम करेंगे। अगर वो अपनी जनता को खुश करने के लिए इधर उधर के बयान देते तो हमें क्या मतलब है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मकसूद, जो ऑयल इंपोर्ट की बात हो रही थी, मैंने एक डेटा निकाल दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का। ये है चार्ट, तो दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। ये चार्ट मई 2025 का ये है, जनवरी का ये है 2026। ये जो आप ये नीला पार्ट देख रहे हैं, नीला जी, पहले ये मई 2025 तक लगभग 1/3 तेल हम इंपोर्ट करते थे रशिया से, और ये परसेंटेज आता है 33 का। देखिए मैं दिखा देता हूँ बड़ा जी। और जनवरी में 2026 में ट्रेड डील की जब बात आ रही है, उसके पहले ये घट के 19.3 हो गया रशिया से। और उसके पहले हम अमेरिका से लेते थे 9%, जो 6 महीने में बढ़ के 17.5% यानी दूना हो गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यही हुआ है ट्रेड डील के पहले। ये और मैं नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के आंकड़े के हिसाब से। अब ईशान त्यागी आपको आप ईशान त्यागी इस पर बोलेंगे। झूठ पकड़ा गया विजय शर्मा जी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मकसूद भाई यही काम करती है सुबह से लेकर शाम तक। मैं धन्यवाद देता हूँ राजीव रंजन जी का, जिन्होंने इनके झूठ को एक्सपोज किया। मैं भी एक ट्वीट लेकर आया था। भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज तो देश की कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो बाहर की कंपनी नहीं है, अमेरिका की कंपनी नहीं है। एक बार तो मैं मान लेता हूं, अमेरिका पे मुझे विश्वास नहीं है। ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का ट्वीट है जनवरी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज से जब पूछा गया कि आपने कितना रशियन तेल खरीदा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 6 जनवरी को ट्वीट करके बोलती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी हैज नॉट रिसीव्ड एनी कार्गो ऑफ रशियन ऑयल at its refinery in the past 3 weeks, यानी कि दिसंबर से, and is not expecting any Russian crude oil deliveries in January। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो देश की कंपनी है, मुकेश अंबानी जो एक उद्योगपति करीबी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के, वो अपने साफ तौर पे कह रहे हैं, उनकी कंपनी ये कह रही है कि हमने जनवरी और दिसंबर में 3 हफ्ते तक कोई रशियन ऑयल नहीं आया और पूरे जनवरी आने की कोई संभावना भी नहीं है। तो इनका झूठ यहीं साफ पकड़ा जाता है। बाकी कसर जो पूरी करनी थी वो राजीव रंजन जी ने कर दी और मिनिस्ट्री का डेटा दिखा दिया। तो लेने के देने पड़ गए। अब
अब आइए देखिए दूसरी बात पे, कल इनके मंत्री ट्वीट करते हैं, हरदीप पुरी, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, और ये देखिए, ये रहा उनका ट्वीट, मैं इसको भी पढ़ देता हूं आपके लिए। वो कहते हैं, आवर प्रायोरिटी इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूल फॉर आवर सिटीजंस एंड वी आर डूइंग इट कंफर्टेबली। इसका मतलब ये है कि हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सस्ती एलपीजी खरीद रहे हैं, सस्ती एलएनजी खरीद रहे हैं, और जो हमारे जो देशवासी हैं उनको फायदा पहुंचेगा इस बात का। अभी विजय शर्मा जी कह रहे थे कि हमने रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना जो है वो 40% तक पहुंच गया था। आपको मकसूद भाई, राजीव जी यहां बैठे हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जी यहां बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अन्य प्रवक्ता हैं, मुझे ये बता दीजिए, जो सस्ता रशियन तेल आप खरीद रहे थे डिस्काउंट पे, क्या आपको, मुझे, आम जनता को उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हमारे जो पेट्रोल के दाम थे, डीजल के दाम थे, वो तस के तस रहे, कोई फायदा हमें नहीं मिला इस बात का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो हरदीप पुरी कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल फ्यूल खरीद रहे हैं, हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं, सस्ती एलपीजी खरीद रहे हैं, उसके तुरंत बाद कल रात को 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर पे बढ़ गए, 100 से ज्यादा जो कमर्शियल सिलेंडर है उस पे बढ़ गए। तो आप जनाब किसका बेवकूफ बना रहे हैं साहब, ये बताइए? देश की जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है। देखिए मकसूद भाई, प्रॉब्लम ये है कि जो प्रकरण है ये बहुत पहले से चल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीज फायर हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, ट्रंप ने 100 बार बोला मैंने करवाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप रहे। फिर उसके बाद सैंक्शन, हमारे पे टैरिफ लगा दिए गए 50% तक, नरेंद्र मोदी जी चुप रहे, रिझाने में लगे रहे डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रेड डील कर ली, अब 18% हो गया, उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया, तब भी वो चुप रहे। उसके बाद जब उनके मंत्रियों से पूछा जाता है कि आपने रशियन तेल लेना खरीदना बंद कर दिया, तो पीयूष गोयल बोलते हैं कि हरदीप सिंह पुरी से पूछो, हरदीप सिंह पुरी बोलते हैं कि पीयूष गोयल से पूछो, फुटबॉल का गेम बना के रख दिया। उसके बाद जब ट्रेड डील हो जाती है, मैं कह रहा हूं ट्रेड डील, और फिर ये बोलते हैं कि नहीं ट्रेड डील अभी साइन नहीं हुई, अभी रेटिफिकेशन होगी, इस पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन होगा। अरे अगर डिस्कशन होगा तो अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला? अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला? अमेरिका कौन होता है हमारी संप्रभुता पे इतना बड़ा प्रहार करने वाला कि वो अब हमें बताएगा कि तुम 30 दिन तक रशिया से तेल ले सकते हो? तू समझा? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ये लड़ाई हार रहे हैं और उनके पांव फिसल रहे हैं, वो है एनर्जी सेक्टर। शायद युद्ध की शुरुआत के पहले इस बात की कल्पना इस तरह से नहीं की गई थी कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे उसका असर ये होगा कि वो तमाम जीत जो कि इजराइल और अमेरिका युद्ध के फ्रंट पर रजिस्टर कर रही है, वो एनर्जी सेक्टर के सवाल पर गौण लगने लगेंगी, कमजोर लगने लगेंगी। भारत की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम आपको अमेरिका की बात पहले बता देते हैं, जहां से युद्ध की शुरुआत हुई है और जो डायरेक्ट प्लेयर है इसमें। वहां भी जो गैस प्राइसेस हैं इस वक्त इस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं जैसे कि पहले कभी नहीं थी, और ट्रंप के सत्ता संभालने से अभी तक लगातार जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। और जो अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं वहां पर आप जानते हैं हर राष्ट्रपति की हर दिन के हिसाब से अप्रूवल रेटिंग्स होती हैं। ज्यादा लोग आज की तारीख में नापसंद कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को, और कम ही लोग हैं जो उनको पसंद कर रहे हैं। उनका मागा बेस अभी तक वो उनके साथ है, लेकिन बहुत से लोग जो कि उनके समर्थक थे अब उन्हें समर्थन कम से कम इस युद्ध के बारे में नहीं कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब भारत की बात कर लेते हैं। मात्र अभी से 14-15 घंटे पहले की बात है, 16 घंटे कह लीजिए, 18 घंटे कह लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, जब हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की पत्रकारों की। वो बाद में उन्होंने खुद ही ट्वीट कर दिया तो वो फॉर्मल होगी। पहले कहा गया कि सूत्रों के हवाले से खबर चलाई है, लेकिन वो खुद उन्होंने ट्वीट कर दिया और प्रेस से मुलाकात की, ऐसा उन्होंने कहा। उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वो तो यही कही थी कि हमारे 1.4 बिलियन की जो आबादी है इसके फायदे को और हित को ध्यान में रख के ही हम कोई भी फैसले लेते हैं, और कोई भी ऐसा फैसला जो कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है हम कतई नहीं ले सकते हैं। और जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को लेकर के फिलहाल हमारी स्थिति कंफर्टेबल है, हम अभी इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। लेकिन देखिए, आज आप सुबह उठे होंगे तो जो पहली खबर आपको विजिट की होगी वो ये कि
एलपीजी के दाम 60 रुपए बढ़ गए। हर गृहिणी के लिए, हर घर के लिए, हर किचन के लिए ईरान और इजराइल का युद्ध एक संदेश लेकर के आ गया है, और वो संदेश जो कि आपको थोड़ा रुआसा करता है कि हमारा तो कोई मतलब है नहीं, फिर हमें क्यों दंड किया जा रहा है। और अगर आप इंडस्ट्रियल सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो वो 160 रुपए। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ओवरऑल जो महंगाई का सिलसिला है वो इस तरह के इंक्रीज से बढ़ेगा ही, यानी कि युद्ध अब आपके घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तैयार हो जाइए, अगर ये और ज्यादा जाता है तो और ज्यादा मुश्किलें होंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि हॉर्मूज में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो स्थिति इस वक्त है उसमें 85% से लेकर 92% तक जो शिप्स गुजरती थी वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, आवाजाही बिल्कुल बंद है। दुनिया का 1/5 हिस्सा जो तेल का है वो इधर से होकर हर रोज गुजरता है। और देखिए हमारी भी जो ज़रूरतें हैं 5.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन की, उसमें से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन वहीं से आता है, रफली 20% हमारा भी। तो आप अचानक से पा रहे हैं कि 20% तेल जो है वो बाधित हो गया है। तो ऐसे में हम अभी हो सकता है कंफर्टेबल हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो ये युद्ध की विभीषिका हमारे ऊपर अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। युद्ध में जीते कोई, हारे कोई, और आजकल तो युद्ध ऐसे होते भी नहीं है मकसूद की जिसमें कोई निश्चित रूप से जीतता है या निश्चित रूप से हारता है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर होने लगा है। अब आखिरी प्रश्न ये है कि क्या हमारी सरकार इसको तरीके से हैंडल कर रही है। वही प्रश्न कि आखिरकार स्कॉट बेसेंट इस तरह से जो बोलते हैं वो उनके जो आत्मविश्वास और उनका जो एक अहम दोनों का मिला जुला असर दिखाई पड़ता है। क्या हम उनके आधिपत्य में आ गए हैं, ये एक सामान्य भाव आता है। हम कतई आ नहीं सकते हैं, हमारी परंपरा ही ऐसी नहीं रही है। भारत देश को किसी की गुलामी मंजूर नहीं है, तो फिर ये अमेरिकन जो कि हमारे से हजारों हजार किलोमीटर दूर है वो कहां से कर सकते हैं। लेकिन क्या ये नए तरह का उपनिवेशवाद है, अ न्यू काइंड ऑफ इंपीरियलिज्म, ये हमें विजिट कर रहा है क्या? अरे हाँ भाई हाँ। और इस तरह से अगर कोई कहता है, केवल वही नहीं, जो क्रिस्टोफर राइट है, एनर्जी सेक्रेटरी है वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब वहाँ बहुत ज़्यादा तेल हो गया और सब स्टैंड स्टिल पोजीशन में था तो हमने अपने भारतीय दोस्त को बोला कि जाइए खरीद लीजिए कुछ। और हम, अरे ये क्या है, हम मतलब आपने वहाँ देखी मुश्किल तो हमें लगा दिया, फिर आपके फायदे की बात होगी तो हमें हटा देंगे। क्योंकि उसी लाइन में स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ये जो खरीदारी है ये टेम्पररी है और आने वाले दिनों में इससे बहुत ज़्यादा रशिया को फायदा नहीं होगा। ये टेम्पररी है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, अमेरिका से तेल की खरीदारी शुरू हो जाएगी जी। तो इस परिस्थिति में हमारी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, क्या वो चैलेंज्ड है? बहस की बात ये है। मकसूद संजीव, किस तरह की अपडेट है इसको? 4 दिनों में दूसरी बार 4 के आसपास का ये भूकंप ईरान में, क्या ये नॉर्मल सेस्मिक एक्टिविटी जिसे कहा जाता है वो है, या फिर ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे कयास में कोई चीज़ है वो हकीकत में तब्दील हो रही है? इस तरह के भूकंप के झटके बड़े ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्पेस में तभी होते हैं, आप जानते हैं, जब किसी तरह का कोई प्रयोग हो रहा होता है, किसी तरह का कोई प्रयोग, यानी कि परमाणु प्रयोग अगर हो रहा है तो इस तरह के झटके महसूस किए जाते हैं। सर्टेनिटी के साथ इस वक्त तो कहा ही नहीं जा सकता है कि आखिर ये 4 दिनों में 2 बार झटके आ जाते हैं करीब करीब समान तीव्रता के रिक्टर स्केल पे। तो ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, या फिर ये इंड्यूस्ड है, किया जा रहा है? और अगर किया जा रहा है तो ये दुनिया के लिए बड़े खतरनाक बात है, क्योंकि अमेरिका को भी इस बात का एप्रीहेंशन था कि अपने यूरेनियम के संवर्धन को ईरान एक ऐसे स्तर तक लेकर पहुंच गया है जहां अगर उसे 2 सप्ताह और छोड़ दिया जाता तो वो एक परमाणु अस्त्र बना लेता। 60% तक वो पहुंच गया था अपने एनरिचमेंट को लेकर के, ऐसा अमेरिका का आकलन है। जबकि जो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम की जो एनरिचमेंट होती है वो 5% के आसपास होती है, वो 6 यानी कि वेपन ग्रेड में वो पहुंच गए थे। तो क्या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, या फिर ये बहुत सामान्य है, कुछ घंटे बीतने दीजिए शायद ये भी पता लग जाएगा। धंधा बंद करवाएगा क्या? मजा आया।